हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आया, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर का डे 2 लेके आया हूँ। कि आपको मैंने अभी तक इसका पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। और मैंने इससे पहले आपको हिस्ट्री में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात की, उसके बाद मैंने बात की आपको वैदिक काल की, फिर मैंने आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म अपलोड किया। अब मैं आपको मौर्य साम्राज्य के दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, सारे क्वेश्चंस वन लाइनर है, कुछ नया नहीं, सब वन लाइनर क्वेश्चन को लेके आया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके सारे लिंक अवेलेबल हैं, वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, सीजीएल की और या फिर सीटेट की, जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, बीईओ, उनके लिए बेस्ट है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य एक बार पढ़ लें तो इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कुछ आपको भागना नहीं इधर उधर, वन लाइनर क्वेश्चन ही है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? उसे कहते हैं भाब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वो कौन सा है? वो आपका भाब्रू स्तंभ है, जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो ये पहला पॉइंट आप काफ़ी अच्छा था, ये पॉइंट आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य के वंश ने शासन किया? तो पता होगा कौन था? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस वंश ने शासन किया वो था मौर्य वंश। आपको क्लियर हो गया? चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पता होगा प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। ठीक है, कहाँ पे इस समय? ये आपका पाकिस्तान में जो देश है उसमें आपका रावलपिंडी से शायद कुछ 200 किलोमीटर के आसपास वहाँ पे अवेलेबल तक्षशिला। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। पूछा जाता है इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। अगला देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त का चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है जिसके ग्रंथ में। ठीक है, विशाख दत्त ने जो ग्रंथ लिखा है मुद्रा राक्षस, इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, वो लिखी है विशाख दत्त ने। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से उसने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह जिसमें पाटिल पुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। उसमें उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रशासन कैसा था, किस तरह की व्यवस्था थी, इन सब बातों का उसने उसमें समावेश किया है मेगास्थनीज ने। ठीक है, अब मेगास्थनीज कौन था, ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा कि मेगास्थनीज कौन था, कहाँ से आया था। ठीक है, अगला देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग हुआ है इसमें? मागधी। मागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। कई जगह प्राकृत लिख के मिलेगा, कई जगह आपको मागधी लिख के मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो पॉइंट है, दो पॉइंट मैंने बता दिए आपको। ठीक, अशोक ने अपनी अपनी पुस्तक, ठीक है,
अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? वो कौन सी है? वो आपकी मागधी है। मागधी का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेख में किया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्लाइड नंबर 3 देखिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा उसने प्रयोग की है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वो आपकी है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा का अशोक के शिलालेख में वर्णन मिलता है। अगला देखिए, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अगला पॉइंट देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप? वो कौन था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। चलते हैं, सांची का स्तूप कहाँ पे है, जिसका भी आप वीडियो में दे सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, वो कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है, जैन धर्म को अपनाकर वहां पे अपना जीवन बिताया। ठीक है, अंतिम दिनों में। फिर समझ लीजिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो किसने अपनाया था? वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13। ठीक है, यहाँ पे क्या है? शिलालेख कौन सा शिलालेख है? वो आपका शिलालेख है, ठीक है, शिलालेख 13। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख में उसमें वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ से? यूनानी राजदूत था। ठीक है, मैंने कहा था आपको कौन सा मिल जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ये किसने कहा? मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, किसने उक्ति है? ये आपका कहा था मेगास्थनीज ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अशोक का समकालीन तुर्मय में कहाँ का राजा था? तो कहाँ का था? मिस्र का। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? वो मिस्र का राजा था, मिस्र का। अगला देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? आर्य अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र। अगला पॉइंट देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरण है वो आपके अधिकरण है 15 अधिकरण। ठीक है, 15 अधिकरण में आपका अर्थशास्त्र के अधिकरण विभाजित है। ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कितने अधिकरण है, तो वहाँ पे पूछा जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। कितने अधिकरण वहाँ पे हैं? 15 अधिकरणों में वहाँ पे विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है आपका एसआरएन क्लासेस। ठीक है, थैंक यू।